अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। ये एच.एस. रूटन की एक रिपोर्ट है जिसमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या ओसेंट के जरिए एक सबमरीन को स्पॉट किया गया है जो कि एक बहुत बड़े चांस में पाकिस्तान की युवान क्लास सबमरीन या हंगोर क्लास सबमरीन हो सकती है। इनिशियल स्पेकुलेशंस के मुताबिक ये चाइनीज युवान क्लास फैमिली की टाइप 39B सबमरीन हो सकती है और वेस्टर्न डिफेंस ऑब्जर्वर्स जो हैं इसे टाइप 39C वेरिएंट का नाम दे सकते हैं। इसमें जो चेंजेस मेंशन किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हैं, लेकिन इसमें ज़रूर चंद माइनर चेंजेस मौजूद हैं जो कि एच.एस. रूटन के मुताबिक इससे ज़्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न लुक दे रहे हैं। इन चेंजेस में एक रीडिज़ाइन सेल है, पॉसिबली पिछली टाइप 39 से थोड़ी सी लंबी सबमरीन है। ऐसा लगता है कि इसकी सेल में शाइन मौजूद है, जिसका मतलब है कि इसके हल के एंगल में एक शार्प चेंज है और एच.एस. रूटन ने इसे A26 ब्लैकिंग के स्वीडिश सबमरीन के साथ जो है कंपेयर किया है। नाउ ये पाकिस्तानी सबमरीन कैसे हो सकती है? इस चीज़ की हमें किसी हद तक कंफर्मेशन है कि बाकी नेवल एसेट्स की तरह ये 8 टाइप 39 भी जो है एक बहुत ही अपग्रेडेड वेरिएंट में पाकिस्तान नेवी को मिल सकती हैं। इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है S20 सबमरीन कहलाता है और माजी में इस बात के कुछ सबूत मिल चुके हैं कि S20 एक्सपोर्ट वेरिएंट और चाइनीज नेवी की टाइप 39 के दरमियान में मौजूद किसी किस्म की सबमरीन होगी। एच.एस. रूटन के मुताबिक भी ये थाईलैंड या पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जाने वाली सबमरीन हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसे चाइनीज नेवी के इस्तेमाल में जाने की पॉसिबिलिटी को भी नज़रअंदाज नहीं किया है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, टाइप 39 चाइनीज नेवी की सबसे पावरफुल AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से 8 टाइप 39 या इसका एक्सपोर्ट वर्जन S20 सबमरीन खरीदे जाने का प्लान टनल लाइन में मौजूद है, जिसमें पहली 4 जो है गालबन 2023 या 2024 के आसपास पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद होंगी, जबकि आखिरी 4 को 2028 के अराउंड तक तैयार कर लिया जाएगा। एक और चीज़ जो कि मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ वो ये कि गालबन ये जो सबमरीन स्पॉट की गई है ये चाइना के नए शिपयार्ड में जो कि सबमरीन की मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बजाय पुराने कंस्ट्रक्शन एरिया में जो कि वुहान में गालबन वुडोंग शिपयार्ड है वहाँ पे इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन जो ओवरसीज विजिटर्स होते हैं, यानी इस केस में जो ऑब्वियसली पाकिस्तान और थाईलैंड हैं, वो नए वाले शिपयार्ड में इन ममालिक के विजिटर्स आते हैं, तो इससे कुछ चांसेस ज़रूर कम होते हैं कि सबमरीन पाकिस्तान के लिए या थाईलैंड के लिए नहीं बनाई जा रही। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी बताई गई है कि पुरानी जगह पे भी सबमरीन्स की तैयारी की जा रही है और सैटेलाइट के जरिए ही पुरानी जगह पे सबमरीन्स के हल स्पॉट किए गए हैं जो एच.एस. रूटन के मुताबिक युवान क्लास की सबमरीन के ही हैं। सो अगेन इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। नेवरदलेस इसकी से मौजूदगी से ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एसेट में कांस्टेंट अपग्रेडिंग जो है की जा रही है, जो कि ओवरऑल पाकिस्तानी सबमरीन्स के लिए फ्यूचर अपग्रेड्स के हवाले से एक बहुत अहम प्रॉस्पेक्ट होने वाला है। एनाटोलियन ईगल टर्की की सबसे मेजर एयर एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज जो कि जून के पहले हफ्ते में मुनक्किद की जाएगी और JF-17 थंडर वंस अगेन इस एक्सरसाइज में शामिल होगा और फिर से JF-17 थंडर के पास इस एक्सरसाइज में शाइन करने का चांस होगा। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटिसिपेटेड एस्पेक्ट इस पूरी चीज़ में होता है वो ये कि JF-17 को उन फाइटर जेट्स के साथ देखा जा सकता है जैसे नेटो के फाइटर जेट्स, जो कि आमतौर पर देखना मुमकिन नहीं होता है। सो ये एक बहुत ही अहम पहलू है। मई के आखिर में इस एक्सरसाइज में शिरकत करने के लिए JF-17 टर्की के लिए रवाना होगा और टर्की की तीसरी सबसे बड़ी एयरबेस कोनिया एयरबेस में इस एक्सरसाइज को मुनक्किद किया जाएगा। माजी में भी एनाटोलियन ईगल 2019 में JF-17 थंडर ने इस एक्सरसाइज में शिरकत की थी। 2020 में कोविड-19 के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया था और अब ये 2021 में फिर से कंडक्ट की जा रही है। अब ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है या अब ये पब्लिक नहीं है कि कौन से दीगर एसेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल्सो आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस एनाटोलियन ईगल को किसी कैपेसिटी में हम एक मैसेज के तौर पे भी देख सकते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है इस वक्त पे जो गजा, फलस्तीन और इसराइल की जो तमाम सिचुएशन है उस तमाम सिचुएशन में ये एक्सरसाइज एक बहुत अहम मैसेज डिस्प्ले कर सकती है। जून के पहले हफ्ते में इस एक्सरसाइज को शुरू किया जाना है, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ही विजुअल्स के जरिए एक बहुत अहम मैसेज शो किया जा सकता है। चाइनीज स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और ऑफिशियली चाइना जो है वो दूसरा मुल्क बन चुका है जिसने कामयाबी के साथ अपना रोवर जो है मरीख की सतह पर लैंड करवा लिया है। यूरोंग रोवर जो कि चाइनीज फायर गॉड के नाम से मंसूब है और तियानवन 1 ऑर्बिटर से 3 महीने मरीख की गर्दिश करने के बाद फाइनली ये अपने ऑर्बिटर से सेपरेट हुआ है
और लैंडर के जरिए जो है मरीख पे लैंड हो चुका है और इसमें से यूरोंग रोवर को जो है लॉन्च कर दिया गया है। इस रोवर का साइज जो है वो नासा के परसेवरेंस या अपॉर्चुनिटी के साइज के रोवर के बराबर है और इसमें 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, जिनमें 2 पैनोरामिक कैमराज, एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, एक ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, एक लेजर टाइप सिस्टम जो कि मार्स की सरफेस की कंपोजिशन स्टडी करेगा और एक मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्स के वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करेगा। इससे पहले नासा की जानिब से 5 रोवर्स जो है मरीख पे उतारे जा चुके हैं। ये छठा रोवर जो है यूरोंग अमेरिका के बाद किसी मुल्क की जानिब से पहली बार कामयाबी के साथ किसी रोवर को मरीख की सतह पर लैंड करवाया गया है। इससे पहले 2011 में भी चाइनीज स्पेस एजेंसी ने मार्स पर अपना रोवर लैंड करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हुई थी और इस बार भी एक सर्टेन पॉइंट पे आके लैंड करवाते हैं उन्हें चंद मुश्किलात फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन हीट शील्ड के बाद ये कामयाबी से लैंड कर गया है। और जिस जगह पे इस रोवर को लैंड करवाया गया है वो भी बहुत तारीखी जगह है। नासा ने अपने रोवर जो हैं पहले वहां पे लैंड करवाए हुए हैं और इस जगह पर बिलीव किया जाता है कि वहां पे माजी के अंदर जो है पानी के जराए मौजूद थे। सो एक बहुत तारीखी जगह है जहाँ पे इस रोवर को लैंड करवाया गया है। नेवरथिलेस ये इस बार जो है फाइनली उन्होंने अचीवमेंट हासिल कर ली है, जिसकी जितनी तारीफ की जाएगी वो कम है। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यूएस एयरफोर्स की जानिब से उनके F-22 रैप्टर जो हैं वो स्केड्यूल से पहले ही रिटायर किए जा सकते हैं। जो प्लान उनकी जानिब से बताया जा रहा है उसके मुताबिक यूएस एयरफोर्स जो है 7 मुख्तलिफ फाइटर जेट से कम होकर 3 से 4 मुख्तलिफ फाइटर जेट जो है ऑपरेट करना चाहती है। इन 7 फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर, F-15 ईगल्स, F-15EX, F-15E स्ट्राइक ईगल्स, F-16 फाइटिंग फैल्कन और A-10 थंडरबोल्ट्स हैं। इनमें बजट मैनेजमेंट भी जो है एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। याद रहे कि F-22 को कभी भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया है, तो सिर्फ इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने में न जाने कितना बजट जो है वो इस्तेमाल किया जाता होगा, जो कि शायद यूएसए के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। सो इन तमाम फाइटर जेट टाइप्स को जो है कॉम्पैक्ट करने में F-22 भी शामिल होगा। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट्स, F-15 ईगल्स और F-15E स्ट्राइक ईगल्स जो हैं वो इस तमाम कट डाउन के अंदर जो है मौजूद होंगे। यानी फिर जो है 3 टाइप्स F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-35 और F-15EX रह जाएंगे और F-22 की जगह पे यूएसए का नया 6th जनरेशन फाइटर जेट जो कि NGAD प्रोग्राम के तहत यानी न्यू जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, वो यूएस एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। अमेजिंगली इस छठे जनरेशन प्रोग्राम की डेवलपमेंट तकरीबन 1 साल के अंदर ही अपने डिजाइन, बिल्ड और प्रोटोटाइप फेज से जो है कामयाबी के साथ गुजर चुकी है। एक 6th जनरेशन फाइटर जेट जो कि सिर्फ 1 साल में तैयार किया जा रहा है, जबकि डेवलपिंग नेशंस जो हैं इस मौके पे 4th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी और इवन डेवलप्ड नेशन जो हैं वो 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी में मुश्किलात फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट को अभी चंद साल लगेंगे तैयारी के दौरान। यूएस एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाने में भी अभी इसमें कुछ अरसा है, लेकिन द फैक्ट इसे तकरीबन 1 साल के अंदर तैयार किया जा रहा है, जो कि F-22 रैप्टर की रेपुटेशन को ओवरशैडो करेगा। ये यकीनी तौर पर यूएसए की सुपर पावर होने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। लाइक, सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।